हेलो एवरीवन, मैं पवन तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल, हमारे मतलब मेरे और आपके चैनल मैथ केम क्लासेस में, क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज जो अपन शुरुआत करने वाले हैं वो क्लास 11th का, और जो भी IIT JEE या फिर नीट, इनका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब देखिए ये चैप्टर क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, हम इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, पढ़ेंगे, वो सब क्या एक तरीके से केमिस्ट्री की या केमिकल रिएक्शन की एक भाषा है। जो भी टर्म्स हम इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री उसी के टर्म में डील होती है। और भाषा कैसे है कि देखिए अभी आपके लिए केमिस्ट्री नई है, इन द सेंस जब अभी डिटेल केमिस्ट्री क्या आपके लिए नई है, तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आपकी कोई एक नया जगह होता है। मान लो आप जैसे भी कहीं नई जगह जाते हो और जो कि जहाँ पे आपकी भाषा नहीं बोली जाती, मतलब आप वहाँ की चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, तो वहाँ पे अगर किसी आप नई जगह जाओगे तो वहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एक लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही आप वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करोगे, वहाँ पे जो भी चीज़ें उस लैंग्वेज में लिखी हुई उनको पढ़ोगे और वहाँ की चीज़ों को आप समझ सकोगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमें केमिस्ट्री में जो पहला स्टेप ही होगा मेरा, जब हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में, तो उसे सीखने और समझने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हम जो भी अभी सीखने वाले हैं वो क्या? केमिस्ट्री की भाषा है। केमिस्ट्री मोल के टर्म्स में ही डील होती है। तो आइए हम इसी शब्द से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोल। तो अब मैं बात करता हूं, मैं लिखता हूं मोल। ठीक है, तो मोल आखिर क्या है? मोल को डिफाइन किया जाता है कि मोल क्या है मेरा? SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम जनरली क्या होता है, अमाउंट और वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अमाउंट का मतलब वेट ही समझते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वेट का क्या होता है? वेट की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम होती है SI यूनिट। हम किसी भी चीज के वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन अमाउंट वेट से डिफर कैसे है ये देखिए। अमाउंट का मतलब होता है, अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन सब्सटेंस, नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन सब्सटेंस। अगर मैं किसी भी एक कंपाउंड की बात करता हूं तो उसका जो भी वेट का वेट या मास होगा जो कि ग्राम या किलोग्राम में आएगा, लेकिन उसका अमाउंट क्या है? उसका अमाउंट है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, वो क्या डिफाइन करेगा? उसका अमाउंट क्या है। तो मेनली अमाउंट से हमारा क्या मतलब है कि जो भी जिन भी वो कंपोनेंट से मिलकर बना है उन कंपोनेंट्स का नंबर क्या है, वो कंपोनेंट्स की संख्या क्या है, वो होता है उसका अमाउंट। और सारे कंपोनेंट को हम जोड़ दे तो जो उसका वेट आएगा वो क्या होगा? उसका वेट होगा, जिसको हम ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अमाउंट और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बात यहां तक की रही। तो फिर मैंने लिखा एक मोल। तो एक मोल को मैं डिफाइन कैसे करता हूं? एक मोल को मैं क्या डिफाइन कैसे किया जाता है? एक मोल में लिखा जाता है कि 6.022 इंटू 23 10⁻23 यूनिट्स होती हैं। 10⁻23 यूनिट्स होती हैं किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए आप बाजार गए और आप गए फ्रूट की शॉप पे। आपने कहा कि भैया मुझे 1 दर्जन मैंगो दे दो। कितना? 1 दर्जन मैंगो और बनाना, मुझे 1 दर्जन मैंगो दे दो। तो वो क्या कहेगा? आपको कितने मैंगोज देगा? 12 मैंगोज। क्या देगा? 12 मैंगोज। अगर आप कहेंगे भाई मुझे 2 दर्जन मैंगो दे दो या 2 डजन मैंगो दे दो, तो आपको कितने मैंगोज देगा? 24 मैंगोज। ठीक है, तो मतलब क्या है? हमने यहां पे क्या किया है? 12 क्या है? 12 सिर्फ एक नंबर है। ओके,
हम इस जो 12 नंबर है इसको हमने डिफाइन कर दिया है एक दर्जन के लिए, कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक डजन होगा, उसमें कितनी होंगी, 12 यूनिट्स होंगी। कितनी होंगी, 12 यूनिट्स होंगी। ठीक इसी तरीके से एक मोल को भी डिफाइन कर दिया गया है कि एक मोल में कितनी यूनिट्स होंगी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स होंगी। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि 1 मोल मैंगो, तो कितने मैंगोज हो देगा आपको, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मैंगोज। तो एक मोल मैंगो में कितने मैंगो आएंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मैंगोज आएंगे। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा मोल है, जो भी मेरा मोल है, मैं इसको इतना यूनिट लिखता हूं, ये क्या है, सिर्फ मेरा एक जो मोल है क्या है, मेरा काउंटिंग यूनिट है। क्या है, काउंटिंग यूनिट है, जिसमें क्या होता है, नंबर्स। और हमने डिफाइन कर दिया है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर उसके इतने यूनिट्स लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक मोल। क्या हो जाएगा, एक मोल। और मैं इसी जो नंबर को है, इसी नंबर को, एक मोल को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स को मैं क्या डिफाइन कर देता हूं, बोल देता हूं ये क्या है, Na। Na मीन्स ये एवोगैड्रो नंबर है, इसको एवोगैड्रो के नाम पे दिया गया है, तो इसी को हम Na से डिनोट करते हैं। एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स, या फिर Na यूनिट्स। ठीक है, तो ये बात रही मोल की, कि मोल की एक मेरा काउंटिंग यूनिट है। हमने फिक्स कर दिया कि इतना यूनिट किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, उसका एक मोल होगा। अब बात रही, मैंने अभी बताया कि आप जानते भी हो कि एक डजन में कितने होंगे, 12 मैंगोज। लेकिन एक मोल में इतनी ज्यादा, ये नंबर जो है बहुत ही बड़ा है। ये नंबर बड़ा नहीं है, बड़ा आपको लग ही रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्चुअली। तो ये एक डजन में 12 क्यों, और एक मोल में इतना ज्यादा क्यों, मतलब ये नंबर इतना बड़ा क्यों है। तो देखिए, हम जो भी ये यूज करते हैं डजन, वो हम यूज करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, और 1 डजन ह्यूमन बीइंग्स, और 1 डजन एनिमल्स, एनीथिंग, 1 डजन पेंसिल, 1 डजन चॉक। तो ये जो भी ये क्या है, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ये साइज में बड़े होते हैं, कंसिडरेबली बड़े होते हैं, जिनको हम आंखों से अपने देख सकते हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या होती है, साइज में बड़े होते हैं, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इनके लिए इतना बड़ा नंबर डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हम केमिस्ट्री में डील किस में करते हैं, मॉलिक्यूल से, एटम से, आयन से, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, उनको तो देख भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं क्या एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल या 12 मॉलिक्यूल के साथ डील नहीं कर सकता। मुझे एक बड़ा नंबर चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, एक ग्लास छोटा सा वाटर ले लिया एक ग्लास में, तो उस एक ग्लास वाटर में बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बताइए उसमें से मैं 4 या 5 या 10 मॉलिक्यूल निकाल के कैसे डील करूंगा। तो इसलिए क्या है, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वहां पे हम 10, 12 या इन छोटे नंबर्स के साथ डील नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बड़ी यूनिट लेनी पड़ती है। और ये यूनिट कितनी ले गई है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है या मेरी उम्मीद है और भरोसा भी है। तो हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि आखिर ये एक मोल क्या है। तो एक मोल को डिफाइन करने के लिए एक कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, या आखिर हमने जो है डिफाइन कैसे कर दिया कि एक मोल में कितने स्पीशीज होंगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि C12 आइसोटोप को लिया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया, और उसके 12 ग्राम एटम्स का, उसके 12 ग्राम तो एक मोल को आखिर डिफाइन कैसे किया गया। तो एक मोल को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया, और वो स्टैंडर्ड क्या था, C12 आइसोटोप। C12
12 आइसोटोप। किया क्या गया कि जब 12 ग्राम C12 आइसोटोप में जब हमने एटम्स काउंट करे, जब हमने एटम्स ऑफ C12 को काउंट करा तो वो कितना आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 C12 एटम्स आए। मतलब मैंने 12 ग्राम जो है C12 का ले लिया, C12 पे 12 ग्राम लिया और उसमें जब एटम्स काउंट किए गए C12 के तो उसके इतने एटम्स आए और इसी को स्टैंडर्ड मान के ये बोला गया कि जो किसी भी सब्सटेंस का एक मोल होगा उसमें उतनी एंटिटीज होंगी जितना कि C12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हैं। मतलब मैं इसको लिखूंगा कैसे कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस contains as much entities as 12 gram of C12 has number of atoms। समझ गए बात को? मतलब C12 के 12 ग्राम में जितने भी C12 के एटम्स आएंगे उसको हमने डिफाइन कर दिया कि वो एक मोल है और किसी भी सब्सटेंस में अगर उतने एटम्स होंगे, किसी भी सब्सटेंस के हम उतने एटम्स को ले लें, उतने एटम्स कितने मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स किसी भी सब्सटेंस का ले लें जो कि कहां से आए थे 12 ग्राम ऑफ C12 से, तो उस सब्सटेंस का एक मोल होगा। ठीक है, उस सब्सटेंस का एक मोल होगा। अगर मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं तो वो देखिए वो कैसे लिखे जाएंगे, तो वो लिखे कुछ इस प्रकार जाएंगे। अगर मैं कहता हूं 1 मोल H एटम्स, 1 मोल अगर मैं H एटम्स लेता हूं तो इसमें कितने एटम्स आएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, हाँ या ना? या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं Na एटम्स ऑफ H, यहां पे भी इतने एटम्स ऑफ H। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, इसमें भी कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। या फिर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अगर मैं बात कहूं कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसमें भी कितने आएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। या फिर Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस, 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस, तो इसमें भी कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H प्लस। या फिर Na H प्लस आयंस। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल ऑफ ह्यूमन बींग्स की, किसकी? ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें कितने आएंगे ह्यूमन बींग्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ह्यूमन बींग्स होंगे, ह्यूमन बींग्स। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो दुनिया में लोग हैं वो कितने कम है। 1 मोल ह्यूमन बींग्स भी नहीं है दुनिया में, 1 मोल तो बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये बात रही मोल की कि मोल क्या है, मोल सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स आती हैं। या फिर Na यूनिट्स,
Na और ये एक ही चीज है, उसको मैं एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलता हूं। ठीक है, तो यहां से आपको मोल जो है समझ में आ गया होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे कि आखिर ये मोलर मास क्या होता है। आप सब अब तक यूज करते आ रहे होंगे मोलर मास, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, सोडियम का 23 ग्राम। तो उन्हीं सबको देखते हैं आखिर मोलर मास क्या होता है। तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है मोलर मास। मोलर मास। तो देखिए मोलर मास क्या होता है। मोलर मास सिर्फ डिफाइन करते हैं, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मतलब मैं किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लूं और उसका मैं वेट लूं। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ले लूं उसकी मैं, और उसका मैं वेट लूं। तो उसका जो भी वेट आएगा ग्राम में वो क्या होगा, उसका मोलर मास। और एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको, कहीं मास लिखा हो कहीं वेट लिखा हो, ठीक है। तो फिजिक्स में मास और वेट डिफरेंट होते हैं क्योंकि वहां ग्रेविटी का फैक्टर होता है, लेकिन केमिस्ट्री में अपन मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं, एटम के साथ, आयंस के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मास और वेट का एक ही मतलब होता है। तो हाँ, अगर कहीं मास लिखा हो या कहीं वेट लिखा हो केमिस्ट्री में तो वो एक ही चीज होता है, आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो मास और वेट हमारे लिए, केमिस्ट के लिए एक ही चीज है अभी। तो मैंने क्या डिफाइन किया, सॉरी, मोलर मास को कैसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। मतलब किसी भी सब्सटेंस का मैं 1 मोल ले लूं और उसका मैं वेइंग मशीन पे वेट लूं, और वो वेट जितना भी आया है उसको अगर मैं ग्राम में लिख देता हूं तो वो क्या होता है, उसका मोलर मास हो जाता है। अब मोलर मास तो मैंने डिफाइन सब्सटेंस के लिए किया जाता है। तो अब सब्सटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। सब्सटेंस या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अगर मैं एटम्स की बात करता हूं तो उसके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है और मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा अलग से डील करनी पड़ती है। तो अब मैं बात करता हूं पहले एटम्स की। तो एटम्स के लिए जो डिफाइन करते हैं मोलर मास, तो वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एटम्स का क्या होगा, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 1 वेट ऑफ या मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास देखना है तो क्या है, अगर मैं 1 मोल एटम्स ले लूं, 1 मोल एटम्स ले लूं किसी भी सब्सटेंस का, अगर उसका मैं वेट लेता हूं तो उसका जो भी वेट अगर मैं जो ग्राम में लिखूंगा वो क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान दीजिए, मोलर मास क्या है, मोलर मास एक जनरल टर्म है। मोलर में मोल किसी का भी हो सकता है, ग्राम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो मोलर मास तो किसी का भी हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का मोलर मास क्या है, तो वो क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या है, तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इसमें पहला जो ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। किसी भी सब्सटेंस का मैं 1 एटम ले लूं और उसका जो मैं मास ग्राम में रिपोर्ट करूंगा वो क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए मेरा सैंपल जो है, जो भी मेरा सैंपल है, ये किस में होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे सैंपल क्या होना चाहिए, यहां पे सैंपल एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं यही बात करता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तब क्या कहा मैंने कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, मेरा सैंपल किस में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं एटम्स की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं H एटम, तो इसके लिए क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास में डिफाइन करूंगा। हीलियम एटम, हीलियम
एटम, इसके लिए मास क्या मैं ग्राम एटॉमिक मास में डिफाइन करूंगा। और मॉलिक्यूल्स मतलब H2O, मैं बात करता हूं H2O मॉलिक्यूल। H2O तो मॉलिक्यूल है, और आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता है कि एटम क्या होते हैं, सिंगल एंटिटी होते हैं, सिंगल होते हैं, एटम्स जो होते हैं सिंगल होते हैं, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं, जो एक या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। तो एटम्स के लिए एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन चीज दोनों एक ही है। दोनों क्या है, एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो है, और इनके लिए कॉमन टर्म क्या है, मोलर मास, क्योंकि मोल में क्या है, एटम्स भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। तो एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊं कि आखिर ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए, तो वो अपन देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो इधर मैं लिखता हूं ग्राम एटॉमिक मास, इधर मैं लिखता हूं ग्राम ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स, तो हमें पता है ये कितना होता है, 1 ग्राम। 1 ग्राम। अगर मैं यहीं पे कहूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H एटम, तो ये क्या होगा, 1 ग्राम पर मोल। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ H एटम्स, तो उसको मैं कहूंगा 1 ग्राम। अगर मैं कहूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H एटम्स, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 ग्राम पर मोल। ये कुछ ठीक इसी तरीके से है, अगर मैं दुकान पर जाऊं और दुकान वाले से कहूं कि भैया मुझे एक पेंसिल चाहिए, एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का प्राइस कितना है, तो अगर मैं कहता हूं कि प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, तो क्या कहेगा, भैया 2 रुपए हैं, भैया 2 रुपए हैं। अगर मैं कहूंगा कि भैया पेंसिल का रेट क्या है, पेंसिल का रेट क्या है, रेट ऑफ पेंसिल का रेट क्या है, तो क्या कहेगा, भैया 2 रुपया पर पेंसिल, 2 रुपया पर पेंसिल। तो मतलब यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया कि भैया मुझे एक पेंसिल का ही दाम पता करना है, तो एक पेंसिल का दाम तो 2 रुपया है, ठीक है। यहां पे मैंने डिफाइन नहीं किया कि मुझे कितनी पेंसिल चाहिए, मैंने उसे ये नहीं बताया कि भैया मुझे इतनी पेंसिल चाहिए, मैंने सिर्फ पूछा भैया पेंसिल कैसे है, तो क्या करेगा, वो तो यही बताएगा ना कि भैया 2 रुपया पर पेंसिल। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 रुपीज पर पेंसिल, 2 रुपीज पर पेंसिल। ठीक इसी तरीके से मैंने यहां पे कहा कि भैया 1 मोल H एटम का मास कितना होगा, तो 1 मोल H एटम का मास जो मैं करूंगा वो तो 1 ग्राम ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली जब 1 मोल के लिए ही पूछा गया, तो 1 मोल का मास मेरा आएगा 1 ग्राम, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ पूछा कि भैया ग्राम एटॉमिक मास H एटम का कितना होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 1 ग्राम होगा। तो ठीक जैसे ये डिफरेंस था वैसे ही डिफरेंस यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूं इनके अलावा, तो वो क्या होंगे, हमें यहाँ आइटम्स के लिए लिखना है, तो मैं बात करता हूं हीलियम एटम का एग्जांपल लेता हूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, तो ये कितना आएगा, 4 ग्राम। अगर मैं यही बात करता हूं मास ऑफ या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ये कितना होगा, 4 ग्राम पर मोल। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि 1 मोल He एटम्स और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ He में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम मॉलिक्यूल्स के लिए करेंगे। तो मैं कहता हूं कि मास ऑफ
1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा 18 ग्राम, क्योंकि 1 मोल H2O लूं, 1 मोल H2O उसको मैं वेट लूं तो वो 18 ग्राम आएगा। अगर मैं कहता हूं कि भैया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा, तो क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम से लेता हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, तो ये कितना आएगा 32 ग्राम। ठीक, अगर मैं बात करता हूं, इसी को मैं लिखूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। और आप जो है मोल, आप जो है मोल में आप कंफ्यूज मत होना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैं किलोग्राम को केजी में लिखता हूं और मैं लीटर को एल से डिनोट करता हूं। इसी तरीके से मोल पूरा नाम है MOLE, इसको लिखते कैसे हैं MOL। जैसे किलोग्राम पूरा नाम है, इसको हम केजी लिखते हैं, और लीटर पूरा नाम है लेकिन हम एल लिखते हैं। तो इसी तरीके से मोल और मोल में यही रिलेशन है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, कहीं MOLE या कहीं MOL लिखा हो, दोनों एक ही चीज है। ये बात रही। अभी मैंने क्या कहा कि ये जो दोनों है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये किसके पार्ट है, ये मोलर मास के पार्ट है। क्योंकि मोलर मास एक जनरल टर्म है जो कि मॉलिक्यूल या एटम किसी के लिए भी डिफाइन हो सकती है। तो मैंने यहाँ एटम्स के लिए डिफाइन किया, फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन किया गया, या फिर मैं यहाँ पे ये भी चीज मोलर मास के भी फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि मोलर मास ऑफ He एटम्स, He एटम, तो ये भी क्या होगा 4 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब मुझे क्या पता इस मोल में एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो अगर मैंने डिफाइन कर दिया कि मोलर मास ऑफ He एटम, मतलब एटम का मोलर मास मैं पता कर रहा हूं, तो वो कितना होगा 4 ग्राम पर मोल। अगर मैं मोलर मास ऑफ O2 क्या है, अगर कहीं O2 लिख के आगे मॉलिक्यूल नहीं भी लिखा है तो हम समझेंगे कि O2 भाई मॉलिक्यूल ही है, क्योंकि क्या है डाई एटॉमिक फॉर्म में, तो ये मॉलिक्यूल ही होगा। तो अगर मोलर मास ऑफ O2 आगे मैं मॉलिक्यूल लिखूं या ना लिखूं, वो क्या होगा मॉलिक्यूल ही होगा। तो O2 क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। तो यहां से आपको मोलर मास समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। अगले लेक्चर में अपन सीखेंगे ये जो फॉर्मूला, जो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं और मोलर मास क्या होता है, इन पे हमें प्रॉब्लम्स करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जल्दी अपन शुरू करते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट रहा हो इसमें तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।